वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स की लगातार डिमांड हो रही थी आप सभी लोगों की, सर इकोनॉमिक्स की क्लास लीजिए। बीए प्रथम सेमेस्टर के बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे, तो मैंने कहा बिल्कुल। इससे पहले 2 क्लास मैं ले चुका हूँ इकोनॉमिक्स की, ठीक है, या एक क्लास आपकी मॉडल पेपर की हुई है और एक क्लास और मैंने शायद कोई ली है, ठीक है। और ये तीसरी क्लास होगी। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग महासंग्राम रिवीजन क्लास 2024-25 की परीक्षाओं के लिए देखेंगे। बेसिकली महासंग्राम रिवीजन क्लास अब की बार कहने का मतलब ये है कि पिछले 3 वर्षों में ऐसे क्वेश्चंस जो कि लगातार परीक्षा में आ रहे हैं उनको एक प्रकार से महासंग्राम वीडियोस के माध्यम से देने का काम किया जाएगा। और मैराथन क्लास एक आएगी, उसमें आपको और तमाम प्रकार के क्वेश्चंस और आंसर दिखेंगे जो कि एक प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, और अब की बार इनकी संभावना भी बहुत ज़्यादा है पूछे जाने की, ठीक है। तो टेंशन आपको नहीं लेना है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है, आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिद्धांत आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक प्रकार से सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है, उसके बारे में पढ़ना है, जिसको आप बोलते हैं एक प्रकार से जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, या एक प्रकार से दूसरा होता है आपका, एक होता है मैक्रो को व्यष्टि समष्टि बोलते हैं और इसको व्यष्टि बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलते हैं, उसको एक प्रकार से व्यापक अर्थशास्त्र बोलते हैं, उसको मैक्रो बोलते हैं, इसको माइक्रो बोलते हैं। तो सेकंड सेमेस्टर में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन प्रथम सेमेस्टर में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पिछले 3 वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं के एक प्रकार से उन्हीं प्रश्नों के उत्तर को आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और ये क्वेश्चंस आपके लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अति लघु उत्तरीय को मैं एक बार बता चुका हूँ आपको, ठीक है। बाकी एक वीडियो जो महासंग्राम की ओर आएगी उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी मैं बता दूंगा, ठीक है। इसमें हम लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे बेसिकली, जो कि पिछले 2-3 वर्षों में पूछे गए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, पहला क्वेश्चन क्या है? पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, प्रश्न ये पूछा गया है। देखिए, पैमाने के प्रतिफल की अगर बात की जाए तो ये उत्पादन फलन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करते हैं। यानी कि जो पैमाने के प्रतिफल होते हैं किसको सूचित करते हैं, किसको इंडिकेट करते हैं? उत्पादन फलन की जो दीर्घकालीन प्रवृत्ति होती है, लंबे समय की प्रक्रिया जिससे एक प्रकार से उत्पादन होता है, उसको एक प्रकार से सूचित करते हैं। दीर्घकाल यानी लंबे समय में कोई उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि जब एक प्रकार से मान लेते हैं 10-20 साल या 25 साल का कोई एक प्रकार से उत्पादन हो रहा है, तो ऐसे में एक प्रकार से 25 साल में उत्पादन एक जैसा नहीं होगा, उसमें परिवर्तन होगा। चाहे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, चाहे एक प्रकार से और लोग काम करेंगे उसमें, या एक प्रकार से मान लेते हैं आज कोई वस्तु हम एक प्रकार से ऐसे आज हम एक दिन में 10 मोटरसाइकिल बनाते हैं, तो हो सकता है आज के 10 साल बाद मोटरसाइकिल बनाने की और टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए और हम एक दिन में 20 मोटरसाइकिल बनाने लगे और उससे अच्छी क्वालिटी की बनाने लगे। या हो सकता है कि एक प्रकार से हम और चीज़ों को डेवलप कर पाएँ, या मोटरसाइकिल में और इनोवेशन कर पाएँ, नवाचार कर पाएँ, नए नए टेक्निक्स का प्रयोग करके हम नई नई विधियों के माध्यम से पहले देखते हैं मोटरसाइकिल कैसे बनी होगी, और आज नए नए प्रकार की एक प्रकार से ये ऊंचा खाली करके तमाम सीट उट बना करके 2-2 साइलेंसर लगा करके रेसर वोसर गाड़ी बना देते हैं, ठीक है। तो ये सब तो दीर्घकाल में यानी लंबे समय के जो उत्पादन होते हैं उसमें एक प्रकार से उत्पत्ति का जो साधन होता है, जहाँ से चीज़ें मिलती हैं, प्राप्त होती हैं, वो स्थिर नहीं रहता है, ठीक है। उसमें परिवर्तन होता रहता है। सभी उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं, क्योंकि लंबे समय में हर एक चीज़ में परिवर्तन होता है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। उन्हें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे नीड्स बढ़ती जाती है वैसे वैसे उत्पादन फलन को या एक प्रकार से उत्पादन की जो वस्तुएं हैं उनमें चेंजमेंट किया जाता है। जैसे आज 10 मोटरसाइकिल की आवश्यकता थी, तो 10 साल के बाद में आपको 100 मोटरसाइकिल की आवश्यकता पड़ेगी, तो 100 मोटरसाइकिल बनाने की भी विधियों का विकास तब तक हो जाएगा, ठीक है। तो पैमाने के प्रतिफल का यही एक प्रकार से मतलब होता है। सभी उत्पत्ति के साधन के परिवर्तनशील होने के कारण उत्पादन का पैमाना जो होता है वो परिवर्तित किया जाता है। इसी को पैमाने का प्रतिफल बोलते हैं, जब एक प्रकार से उत्पादन का पैमाना लगातार लंबे समय के उत्पादन फलन में परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। उत्पादन तकनीकी के सुधार
श्रम विभाजन विशिष्टीकरण आदि। जैसे उत्पादन तकनीकी का सुधार हो गया, श्रम विभाजन हो गया, विशिष्टीकरण हो गया, ठीक है। ये सब ऐसे टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से परिवर्तन होता रहता है। इन सभी के कारण उत्पादन में आंतरिक और बाह्य बचतें भी प्राप्त होती हैं। कभी कभी आपको घाटा भी होता है, कभी कभी नुकसान भी होता है इससे, किंतु ये आंतरिक और बाह्य बचतें सदैव स्थायी नहीं रहती हैं। कभी कभी बचत नहीं भी होती, कभी कभी हो भी जाती है, किंतु कुछ समय के बाद ये बचतें हानियों का रूप भी धारण कर लेती हैं। शुरुआत में तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन हो सकता है इससे हानियाँ भी होती हैं। आरंभ में ये आंतरिक या बाह्य बचतें पैमाने के वर्तमान प्रतिफल देती हैं, किंतु ये बचतें जब हानियों में बदल जाती हैं तो पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोनों प्रतिफलों के बीच की कड़ी पैमाने के स्थिर प्रतिफल की होती हैं। यानी एक प्रकार से जो पैमाने में चेंजमेंट आता है किसी भी चीज़ को बनाने वाले, तो उसमें एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे पहले तो लाभ होगा, उसके बाद में हानि का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो जब सभी उत्पत्ति के साधन, ठीक है, तो जब सभी उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है, उत्पत्ति के साधन मतलब कि मान लेते हैं कोई उत्पत्ति का साधन कोई भी हो, तो उसमें हर एक पॉइंट में, हर एक चीज़ में एक निश्चित अनुपात में, जैसे कि हमने जैसे मोटरसाइकिल में के उत्पादन में बढ़ोतरी कर दी, तो हमने डीजल पेट्रोल के उत्पादन में भी बढ़ोतरी कर दी। तो जब इस तरीके से होता है तब पैमाने के वर्धमान प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन उस निश्चित अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ जाता है। पैमाने के वर्धमान प्रतिफल उत्पादन पैमाने में वृद्धि, साविभाजन तथा विशिष्टीकरण के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यदि उत्पत्ति के समस्त साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन भी उसी निश्चित अनुपात में आगे बढ़ेगा। यानी अगर आप उत्पत्ति के साधनों में एक प्रकार से जो है इंक्रीजमेंट करेंगे तो एक प्रकार से जो उत्पादन होगा वो भी उसी अनुपात में आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि एक मशीन है वो 10 मोटरसाइकिल बनाती है, तो एक प्रकार से 2 मशीन लगा देंगे तो 20 मोटरसाइकिल बनाएगी, ठीक है। यानी आपने एक मशीन में बढ़ोतरी की तो 10 मोटरसाइकिल ऑटोमेटिक बढ़ गई, ठीक है। ये एक प्रकार से होता है ये कुल मिलाकर के उत्पादन फलन। इसी प्रकार जिस अनुपात में उत्पत्ति के साधनों में कमी की जाती है, ठीक उसी अनुपात में उत्पादन में भी कमी होता है। उत्पादन के साधन में अगर आप बढ़ोतरी करेंगे तो वो उत्पादन साधन बढ़ेगा, उत्पादन के साधनों में घटोतरी करेंगे तो उत्पादन भी कम होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल में उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। यानी कि उत्पादन में एक प्रकार से वृद्धि थोड़ा कम मात्रा में होती है जो बढ़ाने के तदुपरांत, यानी कि अनुपात में वृद्धि जरूर होती है लेकिन थोड़ा कम होती है उसकी अपेक्षा में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो संक्षेप में अगर कहें तो पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल में उत्पादन में अनुपातिक परिवर्तन इज ग्रेटर देन साधनों की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि। यानी एक प्रकार से जो उत्पादन में अनुपातिक परिवर्तन, उत्पादन जो होता है वो थोड़ा बहुत कम होगा, साधनों की मात्रा में अगर आप ज़्यादा वृद्धि करेंगे, जैसे मान लेते हैं आपने 10 कंपनी स्थापित करी, तो 10 कंपनी स्थापित की, तो मान लेते हैं एक कंपनी जो है वो एक प्रकार से 20 किलो चीज़ें उत्पादित कर दी थी, तो मान लेते हैं आपने 9 और बढ़ा दी, तो 9 दूनी मतलब कि आपका 90 और होगा, मतलब कि 9 दूनी 18, यानी 180 kg का एक प्रकार से उत्पादन होने लगा। लेकिन ये 180 ना होकर के 150 ही हो जाएगा, मतलब कि कुछ उत्पादन मतलब कहीं ना कहीं पे जितना आप सोचेंगे उससे थोड़ा बहुत कम ही होगा। कहने का मतलब ये है कि जिस अनुपात में आप ये बढ़ाएंगे, ठीक है, जिस अनुपात में आप वो एक प्रकार से क्या बढ़ाएंगे, साधनों की मात्रा में वृद्धि करेंगे, ठीक उसी अनुपात में एग्जैक्ट नहीं बढ़ेगा उत्पादन, थोड़ा बहुत कम उत्पादन होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, मांग के नियम तथा मांग की लोच में क्या अंतर होता है, इसके बारे में बताएं। मांग का नियम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। मांग का नियम क्या होता है? देखिए, किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध को मांग का नियम कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु की कीमत कितनी, मान लेते हैं कोई मतलब चीनी जो है ये 40 रुपये किलो है, ठीक है। चीनी 1 किलो कितने रुपए में, 40 रुपये में 1 किलो है, ठीक है। 40 RS में कितनी है चीनी, 1 रुपये, मतलब कि 1 किलो चीनी 40 रुपये की है। तो ये वस्तु की कीमत है। वस्तु क्या है, मतलब कि चीनी जो है 1 किलो चीनी ये वस्तु है, ठीक है। कीमत क्या है, 40 रुपये ये कीमत है, ठीक है। उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध को मांग मतलब उसकी मांगी गई मात्रा, यानी कि 40 रुपये ये एक प्रकार से वस्तु की कीमत है और 1 किलो चीनी का दाम है, ठीक है। 1 किलो यानी मात्रा जो है वो 1 किलो की है। तो इसी को मांग का नियम कहते हैं। किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर विपरीत संबंध कैसे,
जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे चीनी का एक प्रकार से कीमत जो है अगर आप बढ़ाएंगे, ठीक है, चीनी का कीमत आप बढ़ा देंगे। चीनी आप मान लेते हैं पहले चीनी 40 रुपये की किलो की थी, तो कम से कम 20 लोग चीनी खरीदते थे, ठीक है, या 20 केजी चीनी आपकी बिकती थी। अब अगर क्या कर दे, यही चीनी 45 रुपये किलो अगर बिकने लगे, चीनी कितने रुपए किलो बिकने लगे भैया, 45 रुपये किलो चीनी बिकने लगे, तो ये चीनी एक प्रकार से जहाँ 20 किलो एक दिन में बिकती थी, वहीं पर कितने बिकेगी, 15 किलो ही बिकेगी। क्यों बिकेगी 15 किलो? चूँकि एक प्रकार से इसका जो कीमत है वो बढ़ गई है। तो कीमत जब बढ़ेगी इसमें, ठीक है, कीमत अगर बढ़ेगी तो मांग जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। यानी अगर किसी वस्तु की कीमत आप बढ़ा देंगे तो उस वस्तु की डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक इसके विपरीत अगर मैं बात करूं, जैसे मान लेते हैं कि 10 लोग हैं, एक प्रकार से एक गांव में रहते हैं। अब 10 लोग एक गांव में रहते हैं और एक प्रकार से 10 किलो चीनी की खपत होती है डेली की डेली। तो चीनी 40 रुपये किलो है, 50 रुपये किलो है, लेकिन 1 किलो चीनी इनको डेली चाहिए, ठीक है। अब मान लेते डिमांड बढ़ गई, यानी 15 लोग उसी गांव में आ गए, तो डिमांड बढ़ी, यानी मांग यहाँ पर क्या हो गई, मांग बढ़ी। अब जब मांग बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, मांग बढ़ने से एक प्रकार से जो रेट होगा, चूंकि चीनी 10 मतलब कि 40 रुपये किलो अभी तक थी, यही चीनियाँ 45 रुपये किलो बेचने लगेगा। डिमांड एक प्रकार से वही रहेगी, यानी कि जब डिमांड बढ़ेगी तो एक प्रकार से मांग भी बढ़ जाएगी, सॉरी डिमांड बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा। यानी डिमांड और रेट यानी मांग और मूल्य, इनका एक प्रकार से एक जैसा संबंध होता है। लेकिन अगर यही बात की जाए जो है वस्तु की कीमत और उसकी मांग, कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है। अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, अगर मांग बढ़ेगी तो कीमत एक प्रकार से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर मांग घट जाएगी तो कीमत भी उसकी एक प्रकार से घट जाएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत घटने से, अगर वस्तु की कीमत घट जाती है भैया तो इसकी मांग बढ़ जाती है, और कीमत अगर बढ़ जाती है तो मांग भी घट जाती है। यानी कि अगर वस्तु के रेट में, ठीक है, वस्तु की कीमत में यानी कि दाम में अगर आप बढ़ोतरी करेंगे तो मांग कम हो जाएगी, ठीक है। अगर कीमत आप बढ़ाएंगे तो उससे मांग घट जाएगी, ठीक है, लेकिन कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। यानी कोई चीज़ें सस्ती करोगी आप, जैसे आप देखते हैं कभी कभी जब सेल लगता है तो सेल खूब बिकता है, इसी वजह से बिकता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का वहाँ पर नियम काम कर रहा होता है। अर्थशास्त्र में आपको डिमांड एंड सप्लाई को विस्तार समझ लेना, चूँकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपका। अगला देखेंगे, मार्शल महोदय आते हैं। मार्शल महोदय बड़े अच्छे अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने इसकी परिभाषा को देते हुए कहा मांग के नियम की, कि मांग के नियम का सामान्य कथन यह है कि वस्तुओं की अधिक मात्रा की बिक्री के लिए उसके मूल्यों में कमी होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी वस्तु को आपको ज़्यादा बेचना है तो उसके रेट में आपको कमी करनी पड़ेगी, उसकी मूल्य में घटोतरी करनी पड़ेगी, ताकि उस वस्तु के क्रेता यानी खरीदार जो है अधिक हो सके। या दूसरे शब्दों में इसी को अगर कहें तो मूल्य गिरने से मांग बढ़ती है। अगर किसी वस्तु का रेट घटेगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर मूल्य बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अस्पष्टता मांग का नियम कीमत के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप केवल मांग के परिवर्तन की दिशा का बोध कराता है, मात्रा का नहीं कराता, ठीक है। कितना कम ज़्यादा होगा इसका नहीं, बस केवल मांग में अगर मतलब कि डिमांड, अगर कीमत जो होगी वो परिवर्तित होगी तो डिमांड में भी परिवर्तन होगा। कीमत बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, कीमत एक प्रकार से अगर घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। ये होगा मांग का नियम। अब मांग की लोच क्या है इसको समझ लेते हैं। मांग की लोच क्या है? मांग की लोच अथवा मांग की कीमत लोच का अभिप्राय कीमत के सूक्ष्म परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले मांग की मात्रा में परिवर्तन की माप से होता है। मार्शल कहते हैं इसको परिभाषित करते हुए कि मांग की लोच का बाजार से कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की कीमत में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में सापेक्ष रूप से अधिक या कम अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। यानी जब भी आप क्या करते हैं, एक प्रकार वस्तु की कीमत में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो डिमांड होती है उसमें भी एक प्रकार से उसी अनुपात में, किस अनुपात में बढ़ोतरी होती है घटोतरी होती है, उसी को मांग की लोच कहते हैं, ठीक है। मांग के नियम और मांग की लोच में क्या डिफरेंस है इसको समझ लेते भाई। देखिए, मांग के नियम तथा मांग की लोच में प्रमुख अंतर निम्न है। देखिए, मांग का नियम यह नहीं बताता कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कितना परिवर्तन
होता है। यानी मांग का नियम क्या नहीं बताता कि अगर कोई वस्तु की कीमत में हम परिवर्तन कर देंगे तो उसके फलस्वरूप उसकी डिमांड में या उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा, ये नहीं बताता है। क्योंकि मांग का नियम जो है केवल एक गुणात्मक कथन होता है, यानी कि क्वालिटी से रिलेटेड कथन होता है। जबकि दूसरे शब्दों में इसी को कहें तो मांग का नियम कीमत परिवर्तन के कारण केवल मांग के परिवर्तन की दिशा को बताता है। ठीक है, क्या बताता है? मांग की परिवर्तन की दिशा कैसी होगी उसको बताता है, कितना परिवर्तन होगा वो नहीं बताता, केवल दिशा निर्धारित करता है कि परिवर्तन कैसा होगा, मांग बढ़ेगी कि घटेगी, बस केवल ये बताता है जो मांग का नियम होता है। जबकि मांग की लोच की अगर बात की जाए तो मांग की लोच अर्थशास्त्रियों के द्वारा मांग के नियम को परिमाणात्मक कथन के रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास रहा है। दूसरे शब्दों में अगर इसी को कहें तो मांग की लोच जो होती है वो क्या करती है? मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष उसकी मांग में परिवर्तित हुई मात्रा को ही बताती है, कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ है। मांग का नियम क्या बताता है कि परिवर्तन किस दिशा में होगा, परिवर्तन घटेगा मतलब कि मांग बढ़ेगी कि घटेगी कीमत में परिवर्तन करने से। लेकिन मांग की लोच थोड़ा उससे और आगे बढ़ करके काम करती है। मांग की लोच किसे कहते हैं कि मांग में मतलब कि मांग की लोच में होता है कि मांग में परिवर्तन कितनी मात्रा में हुआ है, कितना परिवर्तन होगा, जबकि अन्य बातें समान रहती हैं। इस प्रकार कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप मांग के प्रतिक्रियात्मक को मांग की लोच कहा जाता है। कुल मिलाकर के मांग की लोच एक कदम मांग के नियम से आगे होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय? दीर्घ उत्तरीय का बेसिकली यह आपका प्रश्न है, गिफिन विरोधाभास का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आपके पूछा गया है। गिफिन विरोधाभास क्या है? गिफिन विरोधाभास का वर्णन कीजिए। गिफिन एक विद्वान है, इन्होंने एक प्रकार से विरोधाभास का जो नियम दिया इसके बारे में बताया। आधुनिक अर्थशास्त्री केवल इस स्थिति को ही मांग के नियम का वास्तविक अपवाद मानते हैं। गिफिन कहते हैं कि कुछ निम्न कोटि की वस्तुओं का मूल्य गिरने पर उसकी मांग प्रायः बढ़ती नहीं वरन कम हो जाती है। मान लेते हैं अगर कोई निम्न कोटि की वस्तु है, कोई किसी की क्वालिटी, कोई ऐसी वस्तु है जिसकी क्वालिटी बहुत कम है, तो ऐसी वस्तु की क्वालिटी, अगर क्वालिटी की जो एक प्रकार से इसकी क्वालिटी कोई है ही नहीं, अगर उसके मूल्य में परिवर्तन होगा या उसका मूल्य गिरेगा, उसका मूल्य कम होगा, तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे। उसकी मांग प्रायः बढ़ती नहीं वरन कम हो जाती। यानी कि जो एक प्रकार से मांग के नियम में हमने क्या समझा कि अगर किसी वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होती है तो मांग कम हो जाएगी और कीमत में घटोतरी होती है तो मांग बढ़ जाएगी। ये हमने समझा मांग की लोच में। लेकिन जो गिफिन है वो ठीक इसके उल्टा, मतलब ये थोड़ा सा उसमें एक नियम और इंक्लूड करते हैं। ये कहते हैं कि जो एक प्रकार से मांग होती है वो एक प्रकार से वस्तु की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। यानी वस्तु की क्वालिटी अगर क्या है भाई, अगर वस्तु की क्वालिटी महोदय ठीक ठाक है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वस्तु की क्वालिटी एक प्रकार से घटिया है तो अगर उसकी कीमत भी आप घटा देंगे तब भी एक प्रकार से मांग उसकी बढ़ेगी नहीं, मांग कम ही होगी। यही गिफिन का विरोधाभास है। इसे गिफिन के नाम से ही गिफिन विरोधाभास इसी बात को कहते हैं कि वो क्वालिटी अगर कम क्वालिटीदार वस्तु है तो उसकी कीमत में घटोतरी करने से मांग एक प्रकार से बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी। यही गिफिन का विरोधाभास है। इस परिस्थिति में मांग का नियम लागू होने की संभावना नहीं रहती है। यानी जब भी एक प्रकार से गिफिन कहते हैं कि मांग का नियम वहाँ पर काम नहीं करता है जहाँ पर एक प्रकार से क्वालिटी वस्तु की एकदम से शून्य होती है, वस्तु एक प्रकार से उतना ज़्यादा प्रशंसनीय नहीं होती, प्रासंगिक नहीं होती ऐसी स्थिति में। ठीक है, उदाहरण के रूप में मान लिया जाए कि डालडा और घी, ठीक है, डालडा घी जो कि देसी घी की अपेक्षा निम्न कोटि की वस्तु है। कौन? डालडा घी। यानी डालडा जो होता है, डालडा घी मतलब समझ रहे हैं ना, डालडा होता है जो कि एक प्रकार से खरीद करके लोग लाते हैं, जामा होता है, वो देसी घी की अपेक्षा निम्न कोटि का होता है। देसी घी उच्च क्वालिटी की होती है तो उसके मूल्य घट जाते हैं। मान लेते हैं कि डालडा घी जो कि देसी घी की अपेक्षा निम्न कोटि की वस्तु है उसके मूल्य घट जाते हैं। मूल्य के परिवर्तन के दो प्रभाव होंगे, पहला प्रतिस्थापन प्रभाव, दूसरा होता आय प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव जो होता है इसको समझने से पहले हम उदाहरण को और अच्छे तरीके से देख लेते हैं। देखें, मान लेते हैं निम्न कोटि की वस्तु डालडा घी जो होती वो है, उसका मूल्य कम होने से यदि श्रेष्ठ वस्तु, यानी श्रेष्ठ वस्तु कौन है? देसी घी, उसका मूल्य ज्यों का त्यों रहे तो श्रेष्ठ वस्तु के स्थान पर निम्न कोटि की वस्तु का प्रतिस्थापन होता है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से मान लेते हैं कि जिसको भाई देखिए डालडा में कितना भी रेट कम हो जाए लेकिन जिनको घी खाना है वो घी ही खाएंगे, डालडा का बिक्री जैसे हो रही वैसे होगी। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा।
समझ रहे हैं ना। इस प्रकार प्रतिस्थापन प्रभाव से, प्रतिस्थापन प्रभाव मतलब कि मान लेते हैं जैसे घी ना मिले तो उसके स्थान पर डालडा, चूँकि डालडा भी वही काम करता है, घी भी वही काम करता है, तो वही प्रतिस्थापन वस्तुएं कही जाती हैं। ऐसी वस्तुएं जो कि दूसरे वस्तु का स्थान पूरा कर लेती, वैकल्पिक वस्तुएं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन प्रभाव से निम्न कोटि की वस्तुओं ने डालडा घी की मांग अधिक होगी। प्रतिस्थापन प्रभाव सदैव धनात्मक होता है, अतः मांग में वृद्धि होती है, कमी नहीं होती। परंतु उपयुक्त वर्णित प्रतिस्थापन प्रभाव के साथ साथ आय प्रभाव भी होता है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया कि एक प्रकार से श्रेष्ठ वस्तु के स्थान पर निम्न कोटि की वस्तु का प्रतिस्थापन होगा। अगर एक प्रकार से क्या हो, डालडा घी का मूल्य कम कर दिया जाए और श्रेष्ठ वस्तु देसी घी का मूल्य ज्यों का त्यों रहे, तो कहीं कहीं पर क्या होगा कि लोग देसी घी थोड़ा सा कम खाना पसंद करेंगे और डालडा की तरफ ज़्यादा एक प्रकार से आकर्षित होना चला जाएगा, क्योंकि वो भी वही काम करती है। तो ऐसी स्थिति में इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। क्योंकि लोगों को एक प्रकार से लगता है कि अब घी जैसा काम तो डालडा ही कर रहा है, भले ही निम्न कोटि का, तो उसको हम ले लेते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत आपका मतलब कि जो डालडा की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। लेकिन जब आय प्रभाव की हम बात करते हैं, उपयुक्त वर्णित प्रतिस्थापन प्रभाव के साथ साथ आय प्रभाव की अगर बात करें, आय प्रभाव भी होता है। निम्न कोटि की वस्तु के मूल्य में कमी होना उपभोक्ता की आय में वृद्धि के समान होता है। अगर एक प्रकार से जो निम्न कोटि की वस्तु है उसमें एक प्रकार से मूल्य में कमी हो जाती है, तो उपभोक्ता की मानो आय बढ़ गई हो ऐसा उसको महसूस होता है, क्योंकि अब उसको निम्न कोटि की वस्तु डालडा घी की उतनी मात्रा खरीदने में जितना वह पहले खरीदता था, कम मुद्रा का व्यय करना होगा। इस प्रकार बढ़े हुए द्रव्य को अथवा उसके एक भाग को और अधिक मात्रा में निम्न कोटि की वस्तु डालडा घी खरीदने में व्यय कर सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो निम्न कोटि की वस्तु की मांग बढ़ेगी और साथ साथ आय प्रभाव भी धनात्मक होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी एक प्रकार से निम्न कोटि की वस्तु एक प्रकार से घटती है उसका रेट, तो एक प्रकार से उसकी डिमांड एक प्रकार से भी बढ़ जाती है, क्योंकि एक प्रकार से लोग उसको और ख़रीदना पसंद करते हैं। ठीक है, उपर्युक्त विवेचन से पता चलता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव दोनों के परिणाम स्वरूप मूल्य घटने पर, चाहे वो क्वालिटी वस्तु की हो या ना हो, उसकी मूल्य घटने पर मांग बढ़ेगी, और यही मांग के नियम की मान्यता है। ठीक है, तो ये तो रही मांग के नियम की मान्यता जो मैंने आपको बताई। लेकिन गिफिन महोदय जो है, किंतु चूंकि वस्तु डालडा घी निम्न कोटि की है, अतः उपभोक्ता अपनी बढ़ी हुई आय तथा अथवा बढ़े हुए द्रव्य को और अधिक निम्न कोटि की वस्तु पर व्यय न करके श्रेष्ठ वस्तु यानी देसी घी पर व्यय करना पसंद करेगा। ये गिफिन का एक प्रकार से सिद्धांत है। मांग के नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, मांग का नियम क्या कहता है कि अगर डालडा एक प्रकार से सस्ता हो जाएगा तो लोग एक प्रकार से डालडा खरीदेंगे, क्योंकि एक प्रकार से घी जैसा काम डालडा कर रहा है। तो ये हो गए प्रतिस्थापन प्रभाव। आय प्रभाव का मतलब ये होता है कि कभी कभी जब लोगों का मान 10,000 रुपये कमाता है, 5,000 का वो महीने में मतलब कि वो 1,000 का घी खरीदता, मतलब 1,000 का वो डालडा खरीदता था। अब एक प्रकार से वही डालडा 500 का मिलने लगा, तो वो सोचेगा कि अब 2 किलो डालडा हम खरीद लें। तो ये हो गया आय प्रभाव। ठीक है, चूँकि ये 1,000 डालडे में खर्च करना उसको, तो चूँकि ये हो गई आपकी आय प्रभाव। तो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव ये मांग के एक प्रकार से दो मांग के नियम की बात को फॉलो करते हैं। लेकिन गिफिन महोदय क्या कहते हैं कि अगर जो पैसवा एक प्रकार से निम्न कोटि की वस्तु में 500 बच रहा था, उसका वही 500 लगा करके वो उसका रेट घट गया, मान लेते डालडा का 1,000 में हो गया, तो वही पैसा लगा करके वो एक प्रकार से आधे किलो घी खरीद लेगा, लेकिन उच्च कोटि की वस्तु को ही खाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, तो निम्न कोटि की वस्तु पर व्यय न करके वही पैसा वो श्रेष्ठ वस्तु यानी देसी घी पर व्यय करना पसंद करेगा। ऐसी परिस्थिति में निम्न कोटि की वस्तु यानी डालडा घी का मूल्य कम होने पर भी उसकी मांग में कमी होने पर भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी, वरन मांग कम हो जाएगी। ऐसे आय प्रभाव को ऋणात्मक आय प्रभाव भी कहा जाता है। इस प्रकार आय प्रभाव धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही हो सकता है, जबकि प्रतिस्थापन प्रभाव केवल धनात्मक ही होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब हो गया कि जैसे कि लोग आय अगर उनकी एक प्रकार से मतलब मूल्य में घटोतरी होती है एक प्रकार से डालडा के, तो हो सकता है कि मूल्य मतलब कि डालडा को लोग खरीदें, हो सकता है घी को खरीदें, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन अगर प्रतिस्थापन है कि भाई बाटा कंपनी मतलब कि कोई बड़ा कंपनी चप्पल है, आपको जैसे बाटा कंपनी चप्पल मान लेते हैं 1,000 रुपये का है, अब कोई 100 रुपये चप्पल बन गया है, चप्पल वही काम करता, तो लोग 100 रुपये चप्पल ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे। तो यानी कि उसमें क्या होगा, जो आय प्रभाव होता है ये धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन जो एक प्रकार से ये प्रतिस्थापन प्रभाव होता है ये केवल धनात्मक ही होता है, ये बात ध्यान रखें। यानी कि वो एक प्रकार से विकल्प जो मौजूद होता है सस्ता, उसी को लोग अपनाते हैं। परंतु जब आय प्रभाव ऋणात्मक होने पर
मांग में कमी होती है तो मांग पर पड़ने वाला कुल प्रभाव इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक प्रबल है या आय प्रभाव। प्रायः निम्न कोटि की वस्तुएं जिन पर कि उपभोक्ता आय का एक बड़ा भाग व्यय करता है, बड़ा हिस्सा व्यय करता है, ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके संबंध में धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव की अपेक्षा ऋणात्मक आय प्रभाव अधिक प्रबल होता है। यही गिफिन कहते हैं। यानी यहाँ पर ऋणात्मक प्रभाव ज़्यादा काम करता है। लोग घटिया क्वालिटी की वस्तु खरीदने से बेहतर है उच्च क्वालिटी की वस्तु खरीदेंगे, और एक प्रकार चाहे उनका व्यय थोड़ा सा 100-200 रुपये ज़्यादा हो जाए। जैसे वो 1000 रुपये का डालडा खाते थे तो अब 1200 का डालडा खाएंगे, लेकिन वो निम्न कोटि का नहीं खाएंगे, उच्च कोटि का ही खाएंगे। अतः ऐसी वस्तुओं का मूल्य घटने पर उनकी मांग में वृद्धि होने के बजाय कमी होती है। यही गिफिन का प्रभाव है। उन वस्तुओं को गिफिन वस्तुओं के नाम से जाना जाता है। इस संबंध में यह स्मरणीय है कि सभी निम्न कोटि की वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं नहीं कहते हैं। केवल वे ही निम्न कोटि की वस्तुएं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का अच्छा भाग व्यय करता है गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो गिफिन वस्तुएं भी आपकी क्लियर होगी क्या होती हैं। अतः गिफिन वस्तुओं के संबंध में मूल्य में कमी मांग में वृद्धि के स्थान पर कमी उत्पन्न करती है। क्या? गिफिन वस्तुओं के संबंध में मूल्य में अगर आप कमी करेंगे तो मांग के स्थान पर मतलब मांग में वृद्धि नहीं होगी, मांग में और कमी ही हो जाएगी, और इस तरह यहाँ पर मांग का नियम जो होगा वो निष्फल हो जाएगा। मांग का नियम यहाँ पर काम नहीं करेगा गिफिन वस्तुओं में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चौथा क्वेश्चन से दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है, उदासीनता वक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को रखा। ठीक है, एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ आपको। ठीक है, चले, उदासीनता वक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रोफेसर मार्शल ने जिन मान्यताओं के आधार पर उपयोगिता को मापने की विधि प्रस्तुत की है उसकी त्रुटियों के परिणामस्वरूप उदासीनता वक्र विश्लेषण का जन्म हुआ है। ठीक है, जेके कहते हैं, जेके स्मिथ कहते हैं कि उदासीनता वक्र वस्तुओं की मात्राओं के उन संयोगों का बिंदुपथ होता है जिसके बीच व्यक्ति तटस्थ रहता है, और इसीलिए इसे तटस्थ वक्र कहते हैं। के बोल्डिंग कहते हैं कि समान अनुराग दिखाने वाली वक्र रेखाएं तटस्थ वक्र कहलाती हैं, क्योंकि वे वस्तुओं के ऐसे संयोगों को व्यक्त करती हैं जो एक दूसरे से ना तो अच्छे हैं और ना ही बुरे हैं। कुल मिलाकर के मार्शल की परिभाषा फिर से आप पढ़ें कि जिन मान्यताओं के आधार पर उपयोगिता को मापने की विधि प्रस्तुत की है उन्हें उसकी त्रुटियों के परिणामस्वरूप उदासीनता वक्र विश्लेषण का जन्म हुआ है। ठीक है, इसकी विशेषताओं को समझेंगे तो और क्लियर होगा कि ये वास्तव में है क्या उदासीनता वक्र। आइए जानने का प्रयास करते हैं। उदासीनता वक्र की विशेषताएं। उदासीनता वक्र, उदासीन चीजें आप समझ रहे हैं, उदासीनता वक्र वही होता है। उदासीनता वक्र सबसे पहली बात है कि ये इसका वक्र बाएं से दाएं की ओर गिरता है। किस तरीके से? बाएं से दाएं की ओर गिरता है। क्या है बाएं से दाएं गिरना? उदासीनता की एक रेखा की आकृति लगभग मांग की वक्र रेखा से मिलती जुलती है, अर्थात उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। उसकी ऐसी आकृति का मुख्य कारण ये है कि जब कोई उपभोक्ता या कंज्यूमर या खरीदार एक वस्तु की मात्रा में कमी करता है, यानी कोई वस्तु वो अभी तक यूज कर रहा था उस वस्तु की मात्रा में कमी करता है, तब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाता है। यानी कि मान लेते हैं कि वो एक प्रकार से कोई चीज़ खा रहा था, अब वो एक प्रकार से वो चीज़ उस चीज़ की मात्रा में कमी कर रहा है, तो कोई दूसरी चीज़ की मात्रा में बढ़ोतरी उसकी होगी। ठीक है, तो जब उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा में कमी करता है तब दूसरी वस्तु की मांग मतलब मात्रा जो होती है वो बढ़ती है, बढ़ाता है, क्योंकि समान संतुष्टि की प्राप्ति के लिए यह शर्त आवश्यक होती है कि मान लेते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं एक गिलास पानी था, अब गिलास में पानी भरा था, लेकिन एक प्रकार से इसको अगर आप पूरा गिलास पानी भरे रहना है तो उसमें से अगर पानी आप नीचे से उसमें से निकालेंगे तो ऊपर से पानी डालना पड़ेगा। जैसे कि एक घड़े में एक टूटी वाला जो एक प्रकार से डब्बा होता है उसमें अगर आप नीचे से पानी निकाल रहे हैं तो उतना पानी ऊपर से आप डालेंगे भी, यानी कि वो उतना जगह जो घेरेगी वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे उसको भी मैनेज करना है। यानी कि एक वस्तु आप यूज कर रहे थे, मान लेते हैं कि आप सुबह सुबह चाय पीते थे, अब चाय पीना अगर आप बंद कर देंगे तो चाय के स्थान पर कुछ ना कुछ तो आपको पीना ही पड़ेगा ना, चाहे आप दूध पियोगे चाहे आप कोई दूसरा नाश्ता लोगे, तो कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से एक चीज़ आप ग्रहण कर रहे थे तो उसको कम करने से आप किसी दूसरी वस्तु की मात्रा में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, यही शर्त होती है। तो यही एक प्रकार से उदासीनता वक्र का बाएं से दाएं की ओर गिरना कहलाता है। उदासीनता वक्र ये बताता है, ये पहली विशेषता। ठीक है,
दूसरी विशेषता उदासीनता वक्र की यह है कि उदासीनता वक्र का स्वरूप पूर्ति वक्र के समान नहीं होता। क्या? उदासीनता वक्र का जो संबंध होता है या स्वरूप होता है वो पूर्ति वक्र के समान नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि उदासीनता वक्र का स्वरूप जो होता है पूर्ति वक्र के समान नहीं होता। यदि थोड़ी देर के लिए ऐसा मान भी लिया जाए तो स्पष्ट होगा कि यह स्थिति उदासीनता वक्र संबंधी स्थिति को पूरा नहीं करती है। ठीक है। तीसरी विशेषता यह है इसकी कि उदासीनता वक्र का लंबवत ना होना। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि उदासीनता वक्र की आकृति लंबवत नहीं होगी। एक उदासीनता वक्र का प्रत्येक संयोग समान संतुष्टि देता है, ना कि भिन्न भिन्न तुष्टि। अतः उदासीनता वक्र की आकृति लंबवत नहीं होगी। ठीक है, ये बात भी विद्वानों ने बताई, ये भी एक विशेषता है, यानी उदासीनता वक्र की आकृति कभी लंबवत नहीं होगी। चौथी विशेषता उदासीनता वक्र का क्षैतिज ना होना। ये क्षैतिज भी नहीं होती। उदासीनता वक्र की यह प्रमुख शर्त है कि एक वक्र पर चाहे कितने ही संयोग क्यों ना हो, सब संयोगी से समान उपयोगिता प्राप्त होगी। अतः उदासीनता वक्र की आकृति क्षैतिज नहीं होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। पांचवी बात, उदासीनता वक्र आपस में एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है, स्पष्ट है कि प्रत्येक उदासीनता वक्र जो होते हैं वो अलग अलग उपयोगिताओं के स्तर पर व्यक्त करता है। जो उदासीनता वक्र मूल बिंदु से जितनी दूरी या दूसरी पर होगा उससे उतनी ही अधिक उपयोगिता मिलेगी, और जो वक्र मूल बिंदु के जितने निकट होगा, दूरी यहाँ पर कर ले, निकट होगा, उससे उतनी ही कम उपयोगिता प्राप्त होगी। अतः अलग अलग उदासीनता वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तर को व्यक्त करता है। यदि दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ कि उपभोक्ता को उस बिंदु पर समान संतुष्टि मिल रही है, किंतु ऐसा संभव नहीं है क्योंकि उदासीनता वक्र का प्रत्येक बिंदु दूसरे उदासीनता वक्र से भिन्न उपयोगिता स्तर को व्यक्त करता है। ठीक है। अगला आपका जो विशेषता है वो ये है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, यानी उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नत उदर होता है। इसका मुख्य कारण ये है कि प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर, जो प्रतिस्थापन वस्तु है उसकी जो सीमांत दर है वो घट रही है, इस वजह से ऐसा होता है। उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को क्रय करता है, खरीदता है, वैसे वैसे उसे दूसरी वस्तु की कम इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। यानी एक वस्तु अगर खरीदेगा तो दूसरी वस्तु को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। इसके अलावा उदासीनता वक्र की रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। ठीक है, यानी उदासीनता वक्रों का स्वरूप जो होता है मांग रेखा से बिल्कुल मिलता जुलता है और इनका ढाल ऋणात्मक होता है। उदासीनता वक्र रेखा बाएं की ओर झुकी हुई होती है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब एक प्रकार से आपका उदासीनता वक्र की विशेषताएं हो गई कुछ, जो कि आपने समझी। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। मांग का नियम क्या है, इसको समझते हैं भाई। मांग का नियम, मांग के नियम की व्याख्या करें। मांग का नियम तो शुरुआत में मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन फिर से समझ लें क्योंकि ये प्रश्न लगातार परीक्षा में आया हुआ है। बाकी ऐसे ही और भी मॉडल पेपर आपको महासंग्राम वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। जो क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आए हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर को मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आप इन वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में और भी क्लासेस आपकी होंगी। तो किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध को मांग या मांग का नियम कहा जाता है। किसी वस्तु की कीमत व उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत अगर घटेगी, ठीक है, वस्तु का रेट आप घटाएंगे तो इसकी मांग में मांग बढ़ेगी और कीमत बढ़ने से जो मांग होगी वो घटेगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मार्शल कहते हैं कि मांग के नियम का सामान्य कथन यह है कि वस्तुओं की अधिक मात्रा की बिक्री के लिए उसके मूल्यों में कमी होनी चाहिए ताकि उस वस्तु के जो खरीदार हैं वो अधिक हो सके। दूसरे शब्दों में मूल्य गिरने से मांग बढ़ती है और मूल्य बढ़ने से मांग घटती है। ठीक है, दोनों ध्यान रखेंगे। अगर किसी वस्तु का रेट जो होगा वो गिरेगा तो मांग बढ़ जाएगी, यानी कि एक प्रकार से मूल्य घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और एक प्रकार से अगर मूल्य बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। ये बात ध्यान रखेंगे, यही मांग का नियम है। से जो है सैल्यूल्सन महोदय कहते हैं, सैल्यूल्सन महोदय क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मांग के नियम की परिभाषा या मांग के नियम की परिभाषा को देते हुए सैल्यूल्सन महोदय कि अन्य बातों के समान रहने पर यदि किसी वस्तु की अधिक मात्राएं बाजार में आती हैं तो वे वस्तुएं कम मूल्यों पर ही बेची जाएंगी। परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि मांग का नियम कीमत के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप
केवल मांग के परिवर्तन की दिशा का बोध कराता है, मात्रा का नहीं। यानी कितना परिवर्तन हुआ ये नहीं बताता, ठीक है। परिवर्तन किस दिशा में होगा ये बताता है, जबकि मांग की लोच क्या बताती है, मात्रा का भी ज्ञान करवाती है, ठीक है। तो मांग की लोच और मांग के नियम में यही डिफरेंस है, ये मैंने समझा था। मांग के नियम की मान्यताएं, मांग के नियम की प्रमुख मान्यताएं निम्न हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। ये मान्यताएं हैं मांग के नियम की, परीक्षा में प्रश्न ये पूछा गया कई बार। पहली मान्यता, उपभोक्ता यानी कि जो कंज्यूमर है उसकी आय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मांग के नियम की एक प्रकार से पहली मान्यता क्या है कि उपभोक्ता 10,000 अगर कमाता है तो 10,000 ही कमाना चाहिए। उसमें अगर मांग में मतलब उसके आय में परिवर्तन होगी तो उससे भी डिमांड में या एक प्रकार से वस्तुओं की कीमत में एक प्रकार से या उसमें मांग का नियम वहाँ पर थोड़ा कम काम करेगा। दूसरी बात, उपभोक्ता के स्वभाव तथा रुचि में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी उपभोक्ता एक प्रकार से उसका स्वभाव और उसका इंटरेस्ट जिस वस्तु में है उस वस्तु में बना रहना चाहिए, उसमें कोई चेंजमेंट ना हो। तीसरी बात, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी मान लेते हैं कि जैसे गन्ने चीनी बनती तो गन्ने के मूल्य में परिवर्तन होगा, या चीनी के तो गन्ने के मूल्य में परिवर्तन होगा। तो कहीं ना कहीं पे जिससे कोई वस्तु बनती है उसके मूल्य में परिवर्तन ना हो तभी मांग का नियम ठीक ठाक काम करेगा। इसके अलावा वस्तुओं को क्रय करते समय यानी बेचते समय उस वस्तु की स्थापन वस्तु को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यानी कि स्थापन वस्तु क्या होती है, यानी जैसे कि एक वस्तु है उसी के जैसे कोई दूसरी वस्तु है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये दोनों एक प्रकार से दोनों बोतल ठंडा ही हैं, ठीक है, दोनों बोतल ठंडा हैं। अब एक बोतल ये ठंडा है, एक बोतल ये ठंडा है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं इन दोनों को, ये स्थापन वस्तु क्या है, अगर मान लेते किसी वस्तु को ये ठंडा पसंद था, ये वाला ऊपर वाला, तो इसको लोग पीते थे। लेकिन ये वस्तु ये महंगा हो जाए 20-30 रुपया तो लोग इस ठंडे को पीने लगेंगे, क्योंकि ये भी वही काम करता है जो ये करता है, ठीक है। स्थापन वस्तुएं मतलब कि दो समान क्वालिटी की चीज़ें या थोड़ी बहुत क्वालिटी कम ऊपर नीचे हो जाए लेकिन काम वही करती हैं जो वो वस्तु करती थी, वही को स्थापन वस्तु कहते हैं। तो वस्तुओं को क्रय करते समय उस वस्तु की स्थापन वस्तु को ध्यान में नहीं रखा जाता है मांग के नियम में। इसके अलावा जिन वस्तुओं को क्रय किया जाता है या क्रय किया जा रहा हो, खरीदा जा रहा हो, वह वस्तुएं प्रतिष्ठा रक्षक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये भी मांग के नियम की एक प्रकार से होती है, क्योंकि जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो मांग का नियम वहाँ पर कहीं ना कहीं पे धराशायी होगा, खराब होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को समझा। अगर इसका PDF प्राप्त करना है या अन्य सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी विधिवत तरीके से तो आप 91 61 93 60 62 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको SMS करना है। अगर आपको ग्रुप से जुड़ना है तो आप आसानी से जुड़ सकते हैं। आपको SMS करना है 91 61 93 60 62 पर, और आपको मात्र 100 रुपीज़ में सारे सब्जेक्ट के एक प्रकार से कोर्स और सभी सब्जेक्ट की जो PDF नोट्स होगी वो आपको मिलेगी, ठीक है। जैसे अभी मॉडल पेपर ये आपका हुआ, महासंग्राम रिवीजन क्लास हुआ, तो इकोनॉमिक्स का इसका एक प्रकार से जो PDF है ये आपको मिल जाएगा उसी ग्रुप में जुड़ने पर। इसके अलावा आपके 2 और सब्जेक्ट होंगे, एक आपका माइनर सब्जेक्ट होगा, एक आपका को करिकुलर होगा। इन सभी का एक प्रकार से तैयारी मात्र इसी 100 रुपीज़ में करवा दी जाएगी। तो आप आसानी से जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ की बहुत कम प्राइस रखेगी ताकि आप सभी लोग इसको ले पाएँ और आसानी से पढ़ पाएँ। 91 61 93 60 62 ये एक प्रकार से SMS करें और ग्रुप से जुड़ जाएँ ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो और PDF नोट्स के साथ आप पढ़ाई कर पाएँ, ठीक है। धन्यवाद। तो एक इस तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। बाकी महासंग्राम रिवीजन क्लास की एक प्रकार जो क्लास हुई थी 2024-25 के लिए, होम साइंस की भी क्लास मैं करवा चुका हूं। तो होम साइंस के जो उसमें पढ़ना क्या है, पोषण के मूल तत्व और मानव विकास, तो इसमें भी जो पिछले 3 वर्षों में पूछे गए प्रश्न उनको मैंने शामिल किया है। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट के जो एक प्रकार से पिछले 3-4 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं एक प्रकार से शामिल करूँगा। तो आप सभी लोग एक प्रकार से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसको बताएं कि क्या ये वीडियो आपके लिए उचित है या अच्छी लग रही है, ताकि इसी प्रकार से मैं अन्य सब्जेक्ट की वीडियो आपके समक्ष लाने का प्रयास करूं, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे।